दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में जो आपने देखा हुआ था कि किस तरीके से हमने गति को थोड़ा सा किसी हद तक हमने समझ रखा था और गति के प्रकारों को भी हमने कहीं हद तक समझा हुआ था। बहुत डिस्क्राइब में चीजें नहीं आती हैं क्योंकि आप कक्षा मतलब आप ये मान लो कि आप प्राइमरी से लेकर के आप कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले हो। फाइन। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसी लेवल की तैयारी करें ताकि आपको तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है ना, उतना पढ़ना है जितना आपको बच्चों को आप समझा पाए। ठीक, और वैसा ही ठीक एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो उतना ही हम पढ़ना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें चल रही है। तो हम पिछले टर्न पे गति और गति के प्रकार और उनकी परिभाषाएं और एग्जाम्पल्स को काफी कहीं मतलब बहुत अच्छे तरीके से और कहीं हद तक हम सीख चुके थे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ में उसी के आगे, जैसा कि आपने सुना होगा कि कई बार पूछा था मंद गति और तीव्र गति, इससे क्या समझते हैं? तो आई थिंक मंद गति और तीव्र गति ये तो आपको पहले से पता होगा कि मैंने आपको एक चीज बोली थी पहले, क्या कि जैसे आप गति कर रहे हो, मैं चल रहा हूं, ठीक है, मैं गति कर रहा हूं। अगर यही मैं ऐसे चल रहा हूं तो आपने कहा कि ये गति है, लेकिन मैं ऐसे तेज चलने लगूं तो आप क्या करोगे कि ये गति तीव्र है, पहले वाली गति मंद थी। अगर आप सिंपल किसी एक गति में डिफाइन करो तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि गति मंद है या तीव्र है। उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक चीज पहले से चाहिए, मतलब वो गति पहले होनी चाहिए, तब आप कंपेयर करते हो, फिर बताते हो ये गति मंद है, स्लो है, ये गति तीव्र है, फास्ट है। ठीक, तो आप डिफाइन अगर आपको करना है कि मंद गति क्या है तो इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष बहुत धीमी गति से चलती है तो उसे हम मंद गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे परिभाषा मंद गति में, जिसको हम बोले स्लो मोशन, है ना, मंद गति। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डांस वीडियो भी बनते हैं मंद गति पे, स्लो मोशन पे, है ना। तो वहां पे मंद गति डांस नहीं बोलते, बोलते स्लो मोशन का डांस है। क्या बोलते हैं इसको? स्लो मोशन, है ना। मंद मतलब स्लो और गति मतलब मोशन। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, क्या लिखेंगे? मंद गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष बहुत कम विस्थापन को तय करती है या कम विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं? मंद गति कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा में, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष बहुत कम दूरी तय करती है या कम उसको बोल सकते हो कम स्थान में परिवर्तन, है ना, कम विस्थापित होती है, विस्थापित होती है तो उस गति को मंद गति कहा जाता है। उस गति को मंद गति कहा जाता है ना। वैसे ये कोई एक विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कभी तो आपको पता होना चाहिए मंद गति क्या थी, तीव्र गति क्या है। बस आपको ये बताना है कि मंद गति तीव्र गति आप हमेशा तभी बता सकते हो जब आप किसी से कंपेयर करो, है ना। जैसे मैं चल रहा था पहले, अब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब मैंने समय के सापेक्ष ज्यादा दूरी तय करना सीख लिया, है ना। तो ये तीव्र गति होगी। मंद गति का मतलब समय के सापेक्ष में कम दूरी को तय कर रहा था, है ना। तो गति में ही जब आप कंपेरिजन करते हो तब आपको मंद और तीव्र का मतलब समझ में आता है। क्लियर है? और ऐसे ही अगर मैं तीव्र गति की बात करूं, तीव्र गति इसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट मोशन, है ना, फास्ट मोशन। क्या हो जाएगा फास्ट मोशन?
सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अधिक दूरी तय करती है या अधिक विस्थापित होती है, उसकी हम गति क्या कहते हैं, तीव्र गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अधिक स्थान परिवर्तन करती है ना, ये भी लिख सकते हो, अधिक स्थान परिवर्तन करती है या विस्थापित होती है, की बात है। अधिक, मैं इसे दोनों भागों में लिखा रहा हूं, अधिक स्थान परिवर्तन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, उसकी गति को तीव्र गति कहते हैं, तीव्र गति कहते हैं, है ना। उदाहरण मैंने जानबूझ के नहीं लिखे, ठीक है, लेकिन जब अगर बाय द वे, वैसे भी ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर फिर भी आपसे कहीं पूछा गया डीएलएड में, तो आप इसको उदाहरण क्या लिखेंगे, जो आपको समझ में आ रहा है। क्या, चींटी चलती है तो उसकी गति मंद गति है, कछुआ चलता है मंद गति है, खरगोश की चाल तीव्र है, रेलगाड़ी चल रही है तीव्र है, बाइक चल रही है तीव्र है, समझ गए। जो धीमे धीमे चल रहा है वो मंद गति, जो तेज चल रहा है वो तीव्र गति। तो आपको सब पता है, उदाहरण मैंने जानबूझ के नहीं लिखे। अब मैं लिखने वाला हूँ इसके उदाहरण, क्या क्या हो जाएंगे भाई उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, सबसे अच्छा क्या है, कछुआ की चाल। देखा होगा सभी ने, आप है ना, आप सभी ने देखा होगा कछुआ कैसे चलता है, कछुआ की चाल या कछुआ की गति, है ना, चींटी की गति, आदि, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे उदाहरण में, ट्रेन की चाल, हवाई जहाज की चाल, आदि। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ऐसा कुछ भी इसमें था नहीं जो आपको समझ में ये चीज ना आई हो, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लो। तो आपको इतनी बात, ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि किस तरीके से ये मंद गति और तेज गति के बारे में कैसे बताया गया, है ना। ठीक है, इतना आप लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। वैसे आप टेंशन मत लेना, ये कभी आएगा नहीं, है ना, कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये मतलब जनरल क्वेश्चंस होते हैं। देखो, क्वेश्चंस वो आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, या फिर जो एकदम से नए होते हैं, ठीक है। दो ही तरीके से क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं, फाइन। तो जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, जब हम लोग वापस दोबारा से एक बार प्रिपेयर करेंगे पूरा सिलेबस, है ना, अभी तो मैं लिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस उस समय हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन में हम सब चीज़ें सीख लेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी जो भी होंगी, प्रायिकता जो जो हो सकती है क्वेश्चन आने की, वो सब सीख लेंगे। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, अभी केवल इतना ही पढ़ना जितना हम लोग कर रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गति के नियम। तो गति के नियम के बारे में आपने सीखा होगा और आप जानते भी हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, उन नियमों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब हम क्या लिखने वाले, गति के नियम, क्लियर है। तो 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक बुक थी प्रिंसिपिया, कौन सी बुक थी, प्रिंसिपिया, अभी मैं लिख रहा हूं क्या है। तो उस प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने समझाया कि किस तरीके से गति के नियम है, बहुत डिफाइन किया उन्होंने, है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किस तरीके से
ये चीजें चल रही थी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ नियम लग रहे हैं, फर्स्ट नियम कहाँ अप्लाई होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब लिखा हुआ उन्होंने इस बुक में। उसको उसका नाम हम क्या बोले, प्रिंसिपिया, है ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं। क्या है हमारा न्यूटन का नियम, है ना। तो न्यूटन के कितने नियम थे, 3 नियम थे, है ना। चलो थोड़ी सी मेहनत हो जाती है ना, कि मैं अभी साफ कर रहा है, इसी में समय लग जाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूटन का न्यूटन का या न्यूटन के नियम, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम क्या है जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उसको हम बोले लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, ठीक है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आप इंग्लिश ऐसे ना लिखो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो बुक में लिखी है उसी तरीके लिखो, सही ये भी था, गलत नहीं था, है ना। फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, बार बार ऑफ वर्ड नहीं है, तो आपको इंग्लिश नहीं पता होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्लियर है। तो क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब जरा समझने की कोशिश करना क्या है। तो जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उस 1687 ईस्वी में, है न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने इस नियम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये नियम काम करता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट लिख ही लेनी है। एक सन 1687 ईस्वी में एक बुक जिसको बोले प्रिंसिपिया, और जो इनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। क्या नाम था, सर आइजैक न्यूटन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको न्यूटन, बट इनका पूरा नाम जो था वो क्या था, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने सन 1687 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, और उसमें बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गति के नियमों के बारे में बहुत बेटर तरीके से समझाया। और यूं कह लें कि गति जिस तरीके से उन्होंने समझी, गति क्या है, गति किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, किस तरीके से हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो आप देखो गति के नियम कितने थे, आपको पता है कितने नियम थे, 3 नियम थे। तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि गति के नियम, गति के नियम कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला क्या था, पहले को हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम, है ना। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कौन सा हो गया भाई, दूसरा नियम आपने देखा, इसको हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दूसरे नियम को, दूसरे नियम को बोले कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर इसी को बोलते हैं गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। और इसी में आप आगे न्यूटन साहब का नाम लगा सकते हो कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और इसी को हम बोलते हैं संवेग का नियम, ठीक है। वैसे तो संवेग के परिवर्तन का नियम होता है, बट इसको हम संवेग का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग का नियम।
संवेग का नियम। और तीसरा क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। मैं न्यूटन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख दो, क्रिया डैश प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम। ये हम तीनों नियम पढ़ने वाले हैं गति के नियम में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, अब इसमें बहुत से हमारे साथी बोलेंगे सर इसमें समय बहुत जाता है। भाई समय कुछ नहीं जाता है, जब आप लिखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपका समय नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप करोगे, कभी हम लोग भी वही करके आए है ना, कहीं अलग से नहीं है। तो शायद ये करने से मार्क्स में इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने तो देखा है भाई, है ना, मार्क्स का इफेक्ट मैंने देखा है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने तीनों नियम के बारे में बता दिया। क्लियर है, फटाक से इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे। अच्छा, प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी प्रथम नियम जो दिया न्यूटन साहब ने, उसके बारे में बताया हुआ है बहुत ठीक ठाक तरीके से, इसलिए इसको गैलीलियो का गति का नियम भी कहते हैं। अभी हेडिंग पड़ेगी तब मैं लिखूंगा, ठीक है। इसको फटाक से लिख लो इतना, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। तो प्रथम नियम को बोलते हैं गैलीलियो, है ना, मैं यहां लिख दूं, गैलीलियो का गति का नियम। ये वही नियम है जो न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है। इसी को हम न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। ये कुछ भी नया नहीं है। क्लियर है, ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए। तो हम लिखते हैं न्यूटन के गति के नियम में क्या लिखेंगे, इस पूरी बात को जो आपने ऐसे लिखा है इसको हमें एक वन लाइन में लिख देना है, ठीक है। उसको मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। कैसे लिख देंगे, सर आइजैक न्यूटन साहब ने सन 1687 ईस्वी में एक किताब लिखी प्रिंसिपिया, और उसमें गति से संबंधित सभी नियमों का बखान बहुत अच्छे से किया, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में गति से संबंधित कुछ नियमों को दिया, कुछ नियमों को दिया जिन्हें जिन्हें न्यूटन के गति के नियम
गति के नियम से जाना जाता है। से जाना जाता है। क्लियर है? और ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और ये हम सबसे पहला आज डिफाइन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो पहली फटाक से आप हेडिंग डाल लो, क्या है? गति के प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसी को हम जड़त्व का नियम, इसी को हम गैलीलियो के गति का नियम सब कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, तो मैं यहाँ पे छोटा सा परिवर्तन करूंगा और इस परिवर्तन से एक भारी सा परिवर्तन आ जाएगा। वो क्या होगा? इसके नाम के परिवर्तन से चीजें ही संपूर्णता बदल जाती हैं। कैसे? तो देखते हैं। गति के, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, गति का प्रथम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम बोले गैलीलियो का नियम, इसी को हम बोले जड़त्व का नियम। ये भी ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो। इसी को हम बोलते हैं गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का गति का नियम, गति का नियम। इसी को हम कहें जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। क्या था भाई? प्रथम नियम क्या था? बताओ जरा, प्रथम नियम क्या था? सभी को पता है। क्या है? जैसे अगर ये बॉडी है, ये मार्कर आपके सामने है, अगर ये इसको ऐसे रख दिया जाए तो ये रखा ही रहेगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा तो रेस्ट में ही रहेगा, ये मोशन में अपने आप नहीं आएगा। और कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल कॉज ना लगाया जाए, कोई बाहरी प्रभाव ना लगाया जाए। प्रभाव क्या हो सकता है? बल, दाब, ताप, ये सब बाहरी प्रभाव है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तुएं अपनी खुद की अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती हैं। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गति में है तो गति में रहेगी। इसको हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला न्यूटन साहब का प्रथम नियम। क्लियर है? क्या बोला? न्यूटन साहब का प्रथम नियम। ठीक है, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं अलग तरीके से। तो क्या बोल सकते हैं सबसे पहले कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, अगर वह गति में है तो वह गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। बाहरी कारक कौन कौन से हो जाएंगे? बल, दाब, ताप। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? मैं पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ, फिर वो बना दूंगा, है ना। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी, कॉमा यदि गति है, गति में है, यदि गति में हो तो वह गतिशील ही रहेगी, गतिशील ही रहेगी, जब तक कि, जब तक कि
उस वस्तु पर बाहरी कारक, बाहरी कारक क्या हो गया, बल दाब ताप, बल दाब ताप आदि ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। ठीक है, ये हमारा न्यूटन साहब का प्रथम नियम कहला रहा था कि जब वस्तु भ्रमावस्था में तो भ्रमावस्था में रहेगी, और अगर वह गति में है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। बाहरी कारक का मतलब है कि बल दाब ताप आदि। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के रूप में लिख दे रहा हूं। जैसे कि इसमें उदाहरण में क्या लिख सकते हो आप, टेबल पर रखी पुस्तक, है ना, टेबल पर रखी पुस्तक, दीवार में टंगी घड़ी, है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लोगे कि जो बॉडी जैसी रखी है वैसी रखी रहेगी। टेबल रखी है घर पे तो भ्रमावस्था में तो है वो वैसी ही रखेगी जब तक कि आप उसको हटाओगे नहीं। ठीक है, दीवार पर टंगी फोटो वैसी रहेगी। ठीक है, ये सब बेसिक एग्जाम्पल है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूटन साहब के गति का प्रथम नियम। क्लियर है। और इसमें ये भी लिख सकते हो चलता हुआ विमान, है ना, चलता हुआ विमान, चलती हुई गाड़ी, वो चल ही रही है जब तक उस पे जो उस पे एक्सीलेटर ले रहे हो उस पे मतलब ब्रेक लगाओगे। अब एक्सीलेटर तो चलेगी, आप ब्रेक लगाओ तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। अगर ब्रेक ना लगाओ तो चलती रहेगी चलती रहेगी, जैसे आप ब्रेक लगाओगे तब गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसके उदाहरण में आप लिख लेना, मैं इसको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन स्वतः स्वतः न होना। मतलब जो वस्तु गतिशील में है तो गतिशील रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, तो स्वतः परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की स्थिति में स्वतः परिवर्तन न होना। ठीक है, ये क्यों नहीं होंगे, ये कब होंगे, जब इस पे कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। ठीक है, कब तक, जब तक कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। बाहरी कारक, बाहरी कारक में कौन कौन हो जाएंगे, बल दाब ताप, बल दाब ताप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और कैसे हमें लिखना है उदाहरण में आपने बताया था, उदाहरण में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलती हुई गाड़ी तो चल ही रही है वो। ठीक है, टेबल पर रखी हुई पुस्तक रखी हुई है, वो कभी अपनी स्थान में परिवर्तन नहीं कर रही है जब तक कि हम उस पर परिवर्तन ना कराएं। ठीक है ना, ये हमारा प्रथम नियम हो गया। ठीक है, कैरम बोर्ड की गोटियां प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, लिख सकते हो कैरम बोर्ड की गोटियां, लिख दूं मैं, चलो उदाहरण में क्या लिखेंगे, कैरम बोर्ड की कैरम बोर्ड की गोटियां टेबल पर रखी पुस्तक आदि। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो मैंने साइड में यहाँ से लिख रखे हैं। क्लियर है, फाइन, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रखते हैं। ठीक है।
कल हम लोग फिर इस टाइम पे मिलते हैं और इसी समय पे हम लोग फिर दोबारा से देखते हैं और इसके आगे चलेंगे। देखो हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम जितना पढ़ रहे हैं उतना सटीक पढ़ेंगे बस, है ना। करने को तो हम लोग एकदम से कर सकते हैं, चैप्टर भी एक दिन में फिनिश किया जा सकता है, बट हम लोग बहुत आराम आराम से चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए कल फिर हम मिलते हैं। तो आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, रिवीजन डेली करें। जैसे आप क्लास लेने आ रहे हो, जो आपने नोट्स बनाए एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लिया करो, मतलब एक बार दोबारा देख लिया कैसे लिखा हुआ है। तो जब आप रिवाइज करते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में ना बहुत स्ट्रांगली बेस्ड सॉलिड तरीके से स्टेबल हो जाती हैं। तो जब आप एग्जाम देने पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।